आज का वीडियो एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू होने वाला है गुल्लक गेट 6 स्मॉल केस के बारे में, जहां हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। गुल्लक गेट 6 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। पास्ट के फॉलोइंग मार्केट्स में स्मॉल केस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या ये अपने रिस्क को प्रॉपर्ली एडजस्ट कर पाया है या नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही क्या ये राइट टाइम है स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का या नहीं, इस पर भी हम ध्यान देंगे। बिकॉज ये स्मॉल केस फिलहाल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ तक कि जो पिछले क्वार्टर की मोस्ट पॉपुलर स्मॉल केसेस की लिस्ट निकाली थी स्मॉल केस प्लेटफॉर्म ने, उसके अंदर भी गुल्लक गेट 6 का नाम शामिल था। और साथ ही जो लोग इस स्मॉल केस में ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने डिसीजन बना लिया है कि वो कुछ दिनों में अपना पैसा इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करेंगे, उन सभी के लिए मैं आज इस वीडियो में एक मेथड शेयर करने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप अपने सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो, चाहे आप एक न्यू इन्वेस्टर हो या फिर आप अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाने वाले हो। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ आपके लिए लाता हूँ। तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर देना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। गुल्लक गेट 6 के बारे में इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है उनको ऑलरेडी पता होगा कि स्मॉल केस के अंदर मैं अपना पैसा काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट करते हुए आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेट दिखा देता हूँ, 3 नवंबर 2022, यानी जब मैं वीडियोस नहीं भी बनाता था, मैं यूट्यूब पे नहीं था, उसके पहले से मैं स्मॉल केस के अंदर अपना काफ़ी पैसा टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते हुए आया हूँ। तो क्यों ये स्मॉल केस के अंदर मैंने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया था, ये भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने स्मॉल केस के रिटर्न्स पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा फोकस दिया था, लेकिन आज के वीडियो में हम बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुल्लक गेट 6 की मैनेजमेंट फर्म के बारे में, जो कि है एसटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। एसटी एडवाइजर्स के जितने भी स्मॉल केसेस हैं, उन सभी को मैनेज करते हैं संदीप त्यागी एंड विवेक शर्मा। इन दोनों को ही 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट की फील्ड में। अब यहाँ पर आप और डिटेल्स पढ़ोगे तो एसटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग नेम्स इन द क्वांट बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन सर्विस प्रोवाइडर। क्वांट बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बट फिलहाल अगर आप बाकी चीजें देखोगे तो दिस फर्म वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर संदीप त्यागी इन May 2008 व्हेन सेबी परमिटेड एल्गो ट्रेडिंग इन इंडिया। जब से एल्गो ट्रेडिंग शुरू हुआ है उसके बाद इस फर्म की शुरुआत हुई थी। और इस फर्म को जो अवार्ड्स मिले हैं उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट लाइन पर हम यहाँ ध्यान देंगे तो एसटीज प्रोडक्ट आई अल्फा हैज नॉट गिवन अ सिंगल नेगेटिव रिटर्न मंथ सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2009, विच इज अमेजिंग। एसटी एडवाइजर्स अपने 4 स्मॉल केसेस ऑफर करती है, गुल्लक गेट 3, 4, 5 एंड 6। सभी के अंदर वोलेटिलिटी डिफरेंट है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। सभी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी डिफरेंट है। तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको किस स्मॉल केस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्मॉल केस है वो है गुल्लक गेट 6। तो सबसे पहले आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर के अंदर इनके बाकी स्मॉल केसेस के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो ज़रूर लाने का ट्राई करूँगा। बट चलिए फिलहाल गुल्लक गेट 6 के बारे में और चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल केस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, जो इसको काफ़ी यूनिक बनाती है इसके बाकी सारे कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस से। और इसी की वजह से मैंने भी स्मॉल केस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी डिफरेंट है। हमने फर्म के इंट्रोडक्शन में ही एक वर्ड पढ़ा था, क्वांट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। क्वांटिटेटिव और क्वांट इन्वेस्टिंग के अंदर एक एल्गोरिदम यूज होता है, जो सारी ही कंपनीज के बहुत सारे फैक्टर्स को ट्रैक करता है, जैसे कि वैल्यूएशंस, क्वालिटी, लिक्विडिटी, यील्ड्स, स्पीड ऑफ प्राइस चेंजेस। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। और इन सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर वो एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि कब किस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और कब उसको एग्जिट करना चाहिए। सारी चीज़ें एक कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम के थ्रू एग्जीक्यूट की जाती है, जिसको हम एल्गो ट्रेडिंग भी कहते हैं। और यहाँ एसटी एडवाइजर्स के जितने भी स्मॉल केसेस है, उन सभी के अंदर ये एल्गो ट्रेडिंग का काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है। एल्गो ट्रेडिंग लॉन्च हुआ था 2008 के अंदर। इसके पहले जो हमारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड थी उसे कहा जाता है डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट मेथड। इसके अंदर बेसिकली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। चीज़ें तो सारी वही ट्रैक होती है, जैसे कि वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, प्राइस चेंजेस, वही सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक इंसान डिसाइड करता है कि क्या हमें बाई करना है या नहीं करना है, और सारे डिसीजंस उसके हाथ में होते हैं। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग के अंदर ये सारे डिसीजंस एक कंप्यूटर लेता है, जिससे इमोशन सारे बाहर हो जाते हैं, फियर, ग्रीड, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं रहता उसके अंदर, और आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते हो। तो ये एडवांटेज मिल जाता है एल्गो ट्रेडिंग के अंदर, और इसी वजह से क्वांट इन्वेस्टिंग को बेटर माना जाता है डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग से। लेकिन गुल्लक पोर्टफोलियोज ना ही यहाँ पर कंप्लीटली क्वांट इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, ना ही कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग। वो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सो ये स्टेटमेंट्स मुझे गुल्लक गेट पोर्टफोलियोज के आर्टिकल्स में मिली है। अकॉर्डिंग टू देम,
Neither systematic nor discretionary managers are inherently superior to each other. सिस्टमेटिक यानी क्वांट इन्वेस्टिंग ही हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दैम इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के सुपीरियर नहीं है, बल्कि ये लोग इन दोनों ही स्ट्रेटेजीज की जो बेस्ट एडवांटेजेस पॉसिबल है उसका फायदा उठाते हैं. एवरी इंडिविजुअल फोकसेस ऑन डिलीवरिंग क्वांटिफाइबल आउटकम्स बाय लेवरेजिंग द बेस्ट ऑफ बोथ स्ट्रेटेजीज, जो कि हमने अभी डिस्कस किया. No doubt that quant funds are topping the chart for its data-driven and technology-backed strategies, but investors need to have both quant and traditional discretionary funds in their portfolios for stable portfolio performance. So इनके सारे ही portfolios के अंदर एक systematic algorithm तो involved होता ही है, जिससे इनको ये पता चल पाए कि कब right time है किसी भी stock के अंदर entry exit लेने का. लेकिन क्या वो सिग्नल सही है या नहीं, ये डिसाइड करने का काम होता है ह्यूमन का. यहाँ पर एक ह्यूमन टच भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे ये लोग बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं. एंड इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करने के जो कुछ मेजर एडवांटेजेस है, चलिए उन पर ध्यान देते हैं. मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स डिस्कस करूंगा, आप चाहो तो पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो. द डिसीजन टू बाय एंड सेल इज डन इन अ डिसिप्लिन मैनर विदाउट एनी ह्यूमन बायस. दूसरा है, वाइल इट इज ट्रू दैट मोस्ट ऑफ क्वांट फंड्स रिलाई सोली ऑन टेक्निकल एनालिसिस, वी एट गुल्लक हैव मल्टी फैक्टर मॉडल्स which are combination of technical, fundamental and macroeconomic factors. यानी इन सभी फैक्टर्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ये लोग अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं. गुल्लक्स क्वांट फंड्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स, बट फॉर ईच स्टॉक टू बी अ पार्ट ऑफ गुल्लक पोर्टफोलियो इट हैज़ टू पास बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल टेस्ट. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक प्रोसेस फॉलो होती है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, और अपना पोर्टफोलियो प्रॉपरली बैलेंस रखने के लिए भी ये लोग काफ़ी सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, जो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है. जो चीज़ आपको इनके रीबैलेंस अपडेट्स में भी देखने मिल जाएगी. जब भी ये स्मॉल केस रीबैलेंस होता है तो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलता है जिसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस्ड होती है कि क्या क्या रीजंस है किसी भी स्टॉक को ऐड करने के या फिर रिमूव करने के पीछे. अब इस अगले पॉइंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना. सो इवन दो वी टेक अ स्लाइटली हायर रिस्क बाय कॉन्सेंट्रेटिंग अवर पोर्टफोलियो, द रिटर्न्स मोर देन जस्टिफाई द हायर रिस्क. बेसिकली ये लोग ये कहना चाहते हैं कि हम रिस्क तो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो उस रिस्क को प्रॉपरली जस्टिफाई करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर ये प्रॉपरली रिस्क मैनेज करके चलते हैं, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट हो पाए ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड. तो क्या ये चीज़ सही है या नहीं, जो इन्होंने लिखा है वो हमें इनके रिटर्न्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है या नहीं, उसको हम अभी समझेंगे. मेरे पिछले BM स्मॉल केस वाले वीडियो में भी कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि अगर आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क तो हमेशा होगा ही, रिस्क हाई ही होगा. लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड का गेम समझना होगा. BM स्मॉल केस के अंदर अगर मुझे -15 या -20% का रिस्क लेना पड़ रहा है, तो क्या मुझे वहाँ पर उतने ही रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं? -15 -20% से मेरा मतलब ड्रॉडाउन का है. अगर वहाँ पर मेरा ड्रॉडाउन -15 -20 -30% तक भी जा सकता है, तो जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तब मुझे रिवॉर्ड्स भी उतने ही ज़्यादा मिलने चाहिए. जहाँ पर मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ किसी भी पोर्टफोलियो में, उतने ही मुझे रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए अच्छे मार्केट कंडीशंस के अंदर, जो चीज़ BM स्मॉल केस में नहीं हो रही थी. -15% -20% जितना ड्रॉडाउन दिख रहा था, और वहाँ पर रिवॉर्ड्स सिर्फ 5% एक्स्ट्रा मिल रहे थे. अगर वही चीज़ आप यहाँ गुल्लक गियर के पोर्टफोलियो में देखोगे, सो हियर यू कैन सी कि जो गुल्लक गियर 6 का बेंचमार्क इंडेक्स है, इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स, उसके अंदर जब फॉल आया था तब गुल्लक गियर 6 पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा गिरा था उसके कंपैरिजन में. लेकिन जब वापस राइज आया इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स के अंदर, तो आप गुल्लक गियर 6 के पोर्टफोलियो का राइज देख सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा था अगर कंपेयर किया जाए इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स से. यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ही कॉम्पिटिटर स्मॉल केस का, जो कि है तेजी मंडी फ्लैगशिप. ये भी एक मल्टी कैप स्मॉल केस है. इसका अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो जब भी इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स कंप्लीटली साइडवेज था, तब ये पोर्टफोलियो भी कंप्लीटली साइडवेज था. यहाँ पर जब इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स के अंदर फॉल आया था, तब तेजी मंडी पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल आया था इंडेक्स के कंपैरिजन में. लेकिन जब इंडेक्स वापस राइज हुआ, वो अपने पुराने लेवल्स के ऊपर गया, उस वक्त पर तेजी मंडी पोर्टफोलियो भी अपने सेम लेवल्स पर आकर अटक गया जहाँ पर वो पहले था. यानी जब इंडेक्स साइडवेज था तब आपका पोर्टफोलियो भी कंप्लीटली साइडवेज था, वो उससे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने में नाकाम रहा. और यही चीज़ आप गुल्लक गियर 6 के पोर्टफोलियो में देखोगे, तो यहाँ पर जब भी इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स साइडवेज था, उस मोमेंट तक भी अगर आप राइज देखोगे तो गुल्लक गियर 6 के पोर्टफोलियो का राइज काफ़ी ज़्यादा है. इन शॉर्ट, इस स्मॉल केस में जितना भी ड्रॉडाउन आया था मार्केट फॉल के वक्त, मार्केट राइज के वक्त इसके अंदर उतने ही डबल रिटर्न्स जनरेट हुए. भले ही आपका मल्टी कैप इंडेक्स साइडवेज था, लेकिन इस स्मॉल केस के अंदर आपके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे जनरेट हुए, वो साइडवेज नहीं रहा.
तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड का गेम आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप जितना रिस्क ले रहे हो उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने डिलीवर करके दिए हैं और ये अपने रिस्क को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके चलता है। ऑफ कोर्स हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा देखकर हम इतना थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने पास्ट में अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया है, कैसे रिवॉर्ड्स जनरेट करके दिए हैं। जितना आप ड्रॉडाउन रिस्क ले रहे हो बुरे मार्केट कंडीशंस में, उससे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं या नहीं अच्छे मार्केट कंडीशंस के अंदर, ये आपको पता लगाना होगा किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले। अब जब हमने ये देख लिया है कि गुलक गियर 6 ने पास्ट में अपने रिस्क को कैसे अच्छे से एडजस्ट किया है, चलिए इसके करंट रिस्क पैरामीटर्स पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। अगर आप इसके करंट रिस्क पैरामीटर्स देखोगे तो फिलहाल इसका पीई रेशियो है 28, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स का है 23। अगर पीवी रेशियो देखोगे तो इस स्मॉल केस का है 3.53, बेंचमार्क इंडेक्स का है 3.52, यानी पीई रेशियो स्लाइटली हायर है बेंचमार्क इंडेक्स से, पीबी रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शार्पे रेशियो हम देखेंगे तो इस स्मॉल केस का शार्पे रेशियो है 2.37, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स का है 1.16। तो 2.37 एक काफ़ी अच्छा शार्पे रेशियो है। जितना ज़्यादा शार्पे रेशियो किसी भी पोर्टफोलियो का होगा उतने ही बेटर रिटर्न्स जनरेट होंगे आपके लॉन्ग टर्म के अंदर। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे, क्योंकि आप डिविडेंड के लिए स्मॉल केस में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो, ग्रोथ के लिए करने वाले हो। बट स्टिल अगर हम ध्यान देंगे तो 0.95% है इस स्मॉल केस की डिविडेंड यील्ड। सो ओवरऑल रिस्क रेशियोज भी काफ़ी बैलेंस्ड है अगर बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर किया जाए। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने स्मॉल केस ऐप के ऊपर जितने भी मल्टी कैप पोर्टफोलियोज अवेलेबल है उन सभी को एनालाइज किया और उन सब में से ये बेस्ट स्मॉल केस निकल कर आया अगर परफॉर्मेंस एंड फीस को कंपेयर किया जाए तो। सबसे लोएस्ट फीस ये ले रहा है अगर परफॉर्मेंस देखा जाए इसके सारे ही कॉम्पिटिटर्स से। और मैंने पर्सनली भी जब 1 साल पहले इस स्मॉल केस में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी थी, उस वक्त भी मैंने सारे मल्टी कैप पोर्टफोलियोज को एनालाइज करके कंपेयर किया था और तभी भी सबसे बेस्ट स्मॉल केस यही निकल कर आया था। ऑल्सो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस स्मॉल केस के रिटर्न्स को डिटेल में एनालाइज किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हो, इसके बाद आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हमने इसके कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स को प्रॉपरली कैलकुलेट किया था। और उस वीडियो के बाद भी अगर आज तक का परफॉर्मेंस आप कंपेयर करोगे बेंचमार्क इंडेक्स के साथ तो इस स्मॉल केस का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। एंड नाउ ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपने डिसीजन बनाया है कि आप इस स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो, तो एक और सवाल आता है कि क्या ये राइट टाइम है इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का, और अगर है तो हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल हमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम के थ्रू, या फिर किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए इस स्मॉल केस के लिए। तो देखो, अगर आप पिछले 10 साल का निफ्टी का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज से 10 साल पहले निफ्टी लगभग अराउंड 6000 पॉइंट्स पर था। 6000 से लेकर आज निफ्टी ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है। 19,000 से 20,000 के बीच के लेवल्स में वो ट्रेड कर रहा है। तो इस दौरान भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने सोचा होगा कि इन्वेस्ट करे नहीं करे, करे नहीं करे, और अगर उन्होंने मार्केट गिरने के फियर के चक्कर में इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी इतने सालों के अंदर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है, लेकिन किस वक्त पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाओगे। अब अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो इस स्मॉल केस के अंदर तो बेस्ट है। एसआईपी इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेथड अगर आप किसी भी फंड में या फिर किसी भी स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर बात करें लमसम इन्वेस्ट करने की, तो मैं ये हमेशा से कहते आया हूँ, लमसम जब भी आप करने का सोच रहे हो तब एक साथ कभी भी इन्वेस्ट मत करो। सपोज आपके पास 1 लाख का लमसम अमाउंट है तो उसको एक ही साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको 2 या फिर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो। 33,000 के 3 पार्ट्स बना लो और हर एक पार्ट को आपको इन्वेस्ट करना है जब भी निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 5 या 10% का करेक्शन दिखा दे। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो जब भी निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 9 to 10% के करेक्शंस दिखा देता है, मैं उस वक्त अपने इन्वेस्टमेंट्स एग्जीक्यूट करता हूँ। और वही चीज़ मैंने गुल्लक गियर 6 के साथ भी की है। पास्ट में जितनी भी बार निफ्टी 50 में बड़े करेक्शंस आए हैं, मैंने हर एक करेक्शन के अंदर इन्वेस्ट किया है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं इस स्मॉल केस के अंदर। जैसा कि मैंने आपको चार्ट में भी बताया था, जब भी मार्केट वापस पुल बैक करता है, उस पुल बैक के दौरान ये स्मॉल केस आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देने की ताकत रखता है। एंड इस स्ट्रेटेजी को ही आप भी फॉलो करना चाहते हो तो फिलहाल ये बेस्ट टाइम है अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट करने का, कि फिलहाल निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 5 to 10% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 30 अक्टूबर को।
तो आज के टाइम पर निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जब भी मार्केट में राइज आएगा आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे इस पोर्टफोलियो के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप अपनी सब्सक्रिप्शन फीस कैसे कम कर सकते हो। पिछले वीडियो के अंदर हमने वेल्थ डेस्क वाला मेथड डिस्कस किया था, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही वेल्थ डेस्क इनऑपरेटिव हो गया, उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग डिस्काउंट्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे गुल्लक गेट 6 के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और उसकी वजह से आपके लगातार काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि कोई और तरीका बताओ फीस कम करने का। एंड उसके बाद मैंने पर्सनली एसटी एडवाइजर्स की टीम के साथ बात करी एंड दे गॉट रेडी टू प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव 33% डिस्काउंट कूपन कोड फॉर माई ऑडियंस। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो PM Finance 33 गुल्लक गेट 6 को सब्सक्राइब करते वक्त अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कूपन कोड का यूज़ आप अपने न्यू सब्सक्रिप्शन के लिए भी कर सकते हो, या फिर अपना सब्सक्रिप्शन आप रिन्यू करवाने वाले हो वहाँ पर भी आप ये डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू ग्रैब दिस ऑफर। एंड अगला वीडियो के स्मॉल केस के ऊपर चाहते हो ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना। मेरे प्रीवियस स्मॉल केस वीडियोज़ में एक कमेंट काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि हम जब भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं तो SIP के वक्त 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज हर बार कट जाता है, या फिर हम जब भी न्यू लमसम करते हैं तो 100 रुपीज़ कट जाता है। तो देखो, अगर आप इन जैसे ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ स्मॉल केस चार्ज पे करना पड़ेगा हर एक नए लमसम के ऊपर और हर एक नए SIP ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो वहाँ पर मेरा सजेशन ये रहेगा, आप धन ब्रोकर चूज़ करो। धन ब्रोकर में आप स्मॉल केस का कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे वहाँ पर ये 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के चार्जेस नहीं है, वहाँ स्मॉल केस ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली फ्री है। तो स्मॉल केस के लिए धन ब्रोकर यूज़ करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि धन ब्रोकर के अंदर कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस या फिर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। तो अगर आपके पास अब तक धन ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे लिंक के थ्रू भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अभी भी अगर कोई और क्वेश्चन है या फिर फीडबैक है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर पर्सनली आकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।